नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। देश में अब कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने लगी है, लेकिन अब एक और नई महामारी की लहर तेज हो गई है। इस महामारी का नाम है ब्लैक फंगस, जो तेजी से पूरे देश को अपनी चपेट में ले रही है। अब तक 8,500 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसीलिए आज हम कोरोना के बीच फैली ब्लैक फंगस की लहर से आपको खबरदार करेंगे। ब्लैक फंगस कोई इकलौती बीमारी नहीं है जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को हो रही है। इसीलिए अगर आप कोरोना को मात दे चुके हैं तो ब्लैक फंगस जैसी अन्य बीमारियों से बचने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है, खबरदार में देश के टॉप डॉक्टर्स का पैनल आपको इसके बारे में सलाह देगा। इसके बाद हम आपको देश में कोरोना वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई के गैप की रियलिटी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। ये गैप अब इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि कई राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब ठप पड़ जाएं, कहा नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार ने तो 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद कर दिया है। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और ऐसा क्यों है, ये बात कोरोना काल में आपको पता चल ही गई होगी। देश में लाखों डॉक्टर्स इस महामारी के दौर में अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की जान बचा रहे हैं, और कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक देश भर में 420 डॉक्टर्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। आज खबरदार में हम इन शहीद डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि देंगे। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस अब महामारी का रूप धारण कर चुकी है। देश भर में इसके केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस संक्रमण के चलते कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है, और अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में अब तक ब्लैक फंगस के 8,848 मामले सामने आए हैं और 235 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य गुजरात है। यहां इस संक्रमण के 2,281 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र दूसरा सबसे प्रभावित राज्य है। यहां पर ब्लैक फंगस के 2,000 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इस बीमारी के 910 मामले हैं, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश में 700 केस दर्ज हुए हैं। कर्नाटक में 500 और तेलंगाना में 350 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के 197 केस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अब तक 192 और पंजाब में 95 केस सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए दायरों को देखते हुए राज्यों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत इसे महामारी घोषित करने के लिए कहा है। अब तक तकरीबन 15 राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाले नए राज्य हैं। इसके पहले हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित किया जा चुका है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने के बाद इस बीमारी के हर केस को सरकार खुद ट्रैक करेगी, लेकिन कई राज्य ब्लैक फंगस की दवा की कमी का सामना कर रहे हैं। साथ ही कोरोना के बीच लोगों के लिए ब्लैक फंगस एक नई परेशानी का सबब बन गई है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले राज्य गुजरात में शुक्रवार को देश में पहली बार 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का केस आया। और अब सूरत में इस बीमारी का एक ऐसा केस आया है जिसे डॉक्टर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान रहे हैं। इसमें 28 साल के एक व्यक्ति में किसी भी प्रकार के लक्षण न होने के बावजूद मस्तिष्क में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। जो म्यूकरमाइकोसिस है वो साइनस में, ऑर्बिट में, फेस पे जो में इन्वॉल्वमेंट रहता है और वहाँ के थ्रू ही ब्रेन में स्प्रेड होता है। और ब्रेन में जो स्प्रेड होता है वो फ्रंटल लोब है, ब्रेन का आगे का हिस्सा होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। इनका जो लोकेशन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। फ्रंटल लोब और जो सराउंडिंग रीजन थे वो स्पेयर किया हुआ था, और इनमें जो इन्वॉल्वमेंट था वो बेजल गैंग्लिया में था। बेजल गैंग्लिया मतलब ब्रेन का अंदर का हिस्सा है, वहां पे उनका इन्वॉल्वमेंट आया और वो म्यूकर आया, इसलिए थोड़ा सा ये अनएक्सपेक्टेड था और अनयूजुअल प्रेजेंटेशन था केस भी, इसलिए ये अनयूजुअल है। राजधानी दिल्ली में सरकार ने ब्लैक फंगस को अभी महामारी घोषित नहीं किया है,
लेकिन इसके केस बढ़ रहे हैं। बुधवार रात तक दिल्ली में इस बीमारी के 197 केस आ गए थे, जिनका इलाज दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों के अलावा कई प्राइवेट अस्पतालों में भी चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं, जो पूरे साल में कुछ नंबर होता है। अभी दिल्ली में परसों तक भी 197 केसेस आ चुके थे और दिल्ली के अंदर जो एडमिटेड पेशेंट हैं उसमें से कुछ दिल्ली के हैं, कुछ दिल्ली से बाहर के हैं, पर फिर भी नंबर इतना ज़्यादा कभी हुआ नहीं है। पूरे साल के अंदर 50, 40, 30 इतने केसेस आते थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है। और डॉक्टरों से बात की गई है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये आ रहा है कि जो इम्यूनिटी स्ट्रेस हो जाती है ना, अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं। स्टेरॉइड्स देने से इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है तो जो भी फंगस है, वायरल है या बैक्टीरिया, उसको एकदम फ्लेयर अप करने का मौका मिलता है। तो उसकी वजह से इम्यूनिटी जीरो है और जो फंगस है उससे एकदम से फ्लेयर अप हो गया। कोरोना महामारी के बीच जानलेवा ब्लैक फंगस अब किसी एक राज्य का संकट नहीं रह गया। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब समेत करीब 15 राज्यों में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा और इंजेक्शन की भारी कमी है। वो इंजेक्शन क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। 700 वाइल पहले दिए, अब लगभग 2000 वाइल उन्होंने दिए हैं। लेकिन भारत सरकार से हम बराबर ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जितने हमारे मरीज हैं उनकी संख्या के अनुपात में हमें ब्लैक फंगस की भी दवाई पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को दें, ताकि हम अपने लोगों को इस गंभीर बीमारी से निजात दिला सकें, उनका ट्रीटमेंट टाइमली कर सकें। राज्य सरकारें कह रही हैं कि केंद्र की तरफ से ब्लैक फंगस की दवाओं का आवंटन जरूरत से बहुत कम है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक ब्लैक फंगस के केस वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरेसिन बी की 23,680 शीशियों की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई। ये आपूर्ति देश भर में अब तक पाए गए ब्लैक फंगस के 8,848 मरीजों के लिए दी गई। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सामान्य तौर पर 28 दिनों के लिए प्रतिदिन 5 से 8 इंजेक्शन की जरूरत होती है, यानी एक मरीज को 150 से 250 इंजेक्शन लगते हैं। कई राज्य सरकारें कंपनियों से सीधे दवा का आयात भी कर रही हैं, लेकिन देश में एम्फोटेरेसिन बी का जितना उत्पादन होता है, डिमांड उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। पूरे देश में कमी है, पूरे जितनी भी सप्लाई है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। हमने कुछ कंपनी से बात की थी तो उन्होंने देने के लिए हाँ कर दी थी, पर परसों से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में सारा डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है। तो जितने भी इंजेक्शन है केंद्र सरकार कोटा बना के दे रही है और जो भी आ रहे हैं हम उसी को तुरंत हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि ये घर पे इलाज नहीं हो सकता, ओपीडी का इलाज नहीं हो सकता, ये एडमिट होकर ही हो सकता है और सभी हॉस्पिटल्स के लिए हमने पूरा सिस्टम बना दिया है, पर किल्लत है, बिल्कुल कमी है। बीमारी एकदम सामने आई है और मार्केट में इसकी दवा जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मौजूद नहीं है। हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हमें मिली भी है, लेकिन मरीज बहुत ज़्यादा है। 268 मरीज आज की तारीख तक इसके आ चुके हैं। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है, वहाँ भी हमने एप्लीकेशन लगाई है कि वहाँ से 12,000 वाइल्स हमें मिले, लेकिन कल हमने मीटिंग करके तय किया है कि हम डायरेक्ट भी इंपोर्ट करेंगे। केंद्र सरकार ने एम्फोटेरेसिन बी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जून में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की 3,15,000 शीशियां आयात की जाएंगी, जबकि घरेलू स्तर पर जून तक देश में इस इंजेक्शन का उत्पादन करीब 2.5 लाख शीशियों का होगा। इस तरह देश में जून तक एंटी फंगल इंजेक्शन की संख्या बढ़ाकर 5,70,000 से ज्यादा हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने 5 अतिरिक्त फार्मा कंपनियों को एम्फोटेरेसिन बी एंटी फंगल इंजेक्शन के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया है। इसके अलावा 6 कंपनियां पहले ही इस दवा का उत्पादन भारत में कर रही थी। एक नया विषय, जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरेसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें, जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। ब्लैक फंगस की बीमारी बेहद जानलेवा है। अगर वक्त पर दवा न मिले तो मौत की आशंका बेहद ज्यादा होती है। अगर देश में ब्लैक फंगस के केस इसी तरह तेजी से बढ़े और दवा की कमी दूर नहीं हुई तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ब्लैक फंगस को लेकर सरकारों के साथ ही साथ आम लोगों में भी चिंता बढ़ती जा रही है और अब इसकी दवा की किल्लत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस बीमारी को लेकर पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से तत्काल दवाइयां उपलब्ध कराने और मरीजों के इलाज में तत्परता बरतने की अपील की है। पत्र में सोनिया गांधी मुख्य तौर पर 3 मांगे उनकी ओर से रखी गई हैं। पहली ये कि ब्लैक फंगस के इलाज में जरूरी दवाइयों का उत्पादन बढ़ाकर कमी दूर की जाए और दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाई जाए। दूसरी मांग ये कि ब्लैक फंगस बीमारी को पूरे देश में महामारी घोषित किया जाए और लोगों को राहत देने के कदम उठाए जाए। और तीसरी मांग ये है कि ब्लैक फंगस बीमारी को आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया जाए ताकि लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके। सोनिया गांधी ने जो मांगे रखी हैं वही मांगे राज्य सरकारें भी कर रही हैं। देश में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस बीमारी को महामारी घोषित किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी बीमारी को महामारी घोषित करने से क्या होता है और ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने से क्या होगा? महामारी घोषित होने के बाद बीमारी के फैलने पर अंकुश लगाना सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाने और इलाज की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लैक फंगस की निगरानी, पहचान और इलाज में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा। ब्लैक फंगस के सभी मामलों की रिपोर्ट जिला स्तर के चीफ मेडिकल ऑफिसर को दी जाएगी। पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड को वैश्विक महामारी घोषित किया था, जिसके बाद दुनिया ने इस बीमारी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। अब भारत के कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के बाद इसके इलाज को लेकर बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुके हैं। ब्लैक फंगस अब महामारी का रूप ले चुकी है, जिसे काबू में करने के लिए सरकारें तैयारी करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बीमारी को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, क्योंकि किसी भी बीमारी में जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव होता है। इसीलिए अब हम आपको ब्लैक फंगस बीमारी से जुड़ी अहम जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये बीमारी किसे होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, लंबे वक्त तक आईसीयू में भर्ती थे, जिन कोविड मरीजों को बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दी गई थी और जो पहले से ही डायबिटीज के मरीज थे, उन लोगों को ब्लैक फंगस होने का ज्यादा खतरा है। लेकिन अब कई एक्सपर्ट इस बीमारी की वजह को लेकर नए दावे कर रहे हैं। पता चला है बल्कि अपने आसपास साफ सफाई पर ध्यान अगर ना दिया जाए तो ये भी ब्लैक फंगस को फैलने में मददगार साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक फंगस के संक्रमण का कारण औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि औद्योगिक ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की तरह पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। इसके अलावा लंबे समय तक बिना धोए मास्क पहनना भी ब्लैक फंगस के लिए जिम्मेदार हो सकता है। साथ ही कम हवादार या सीलन भरे कमरे में रहने से भी कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को ब्लैक फंगस होने के चांस रहते हैं। ब्लैक फंगस की बीमारी खासतौर से उन लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिली है जो कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी का कमजोर होना, और इम्यूनिटी कमजोर होने से सिर्फ ब्लैक फंगस का ही नहीं
बल्कि अन्य बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को ब्लैक फंगस समेत अन्य बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेकर देश के जाने माने डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं, आप भी सुनिए। एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूदा वक्त में हैं जो कोविड को हरा चुके हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनके दिल में यह दहशत है कि कहीं अगले ही पल हमें कुछ हो ना जाए। इसके लिए क्या सलाह आप देंगे? क्या कोई इस तरह के लक्षण हैं जिनकी पहचान की जा सकती है? अगर स्थिति गंभीर होती है तो पोस्ट कोविड बाद वो कौन कौन से एहतियाती कदम हैं जिनको उठाए जाने की बेहद जरूरत है? डॉक्टर विग। देखिए, पोस्ट कोविड हमें अपना सेहत का ख्याल करना है और अपने आप को स्लोली रिहेबिलिटेट करना है। तो मैं ये पैनिक कम करना चाहता हूं कि पोस्ट कोविड में बहुत कुछ हो जाता है। पोस्ट कोविड में अगर हम अपना ख्याल रखेंगे और अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस का, जैसे मुझे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, या किडनी में कोई तकलीफ है, या मैं कोई और इम्यूनोसप्रेशन दवाइयां ले रहा हूं, तो मुझे मरीज का इलाज करना है। मुझे पोस्ट कोविड का इलाज नहीं, मुझे पूरे मरीज का इलाज करना है। जब हम कोविड का भी इलाज करते हैं तब भी हम पूरे मरीज का ही इलाज करते हैं ताकि उसे ज्यादा दिक्कतें मत हों। तो पोस्ट कोविड में तकलीफ क्या होती है? आपको कभी कभी वीकनेस कुछ ज्यादा दिनों तक रहती है, कभी सांस फूलता है, छाती में टाइटनेस लगती है, कभी स्मेल और टेस्ट आने में समय लग जाता है। दूसरा, हमें सोचना पड़ेगा, कुछ लोगों में हमें जोड़ों में दर्द पाया गया, कुछ लोगों को नींद की कमी पूरी नहीं हुई, कुछ लोगों को एंजाइटी और थोड़ा डिप्रेशन और सोच में भी थोड़ा बदलाव आता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीजों का इलाज सिर्फ एक ही है। मैं किसी भी चीज में जल्दी मत करूं, मैं रिहेबिलिटेशन अपनी आराम से करूं। नेगेटिव मैं अगर हो गया हूं, अब वो डिपेंड करता है, मुझे माइल्ड और मॉडरेट डिजीज थी तो मैं 10 दिन में नेगेटिव हो जाता हूं। अगर सीवियर डिजीज थी तब मुझे कई बार 14 से 15 दिन या 20 दिन भी लग जाते हैं। जब मैं नेगेटिव हो गया हूं तो मुझे अपने लाइट खाने को, अपने डाइट को बिल्कुल लाइट रखना है, क्योंकि कई बार शुगर का इसमें बढ़ जाता है तो हमें उसका ख्याल रखना है। उसके बाद मुझे अपने आप को धीरे धीरे रिहेबिलिटेट करना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमने पोस्टमार्टम बायोप्सीज की मरीजों में, जिसमें हमने लंग्स में किया, बायोप्सी करके उसको हिस्टोपैथोलॉजी करके देखा कि लंग्स में क्या चेंजेस होते हैं, हार्ट में क्या चेंजेस होते हैं, लिवर में क्या चेंजेस होते हैं, किडनी में क्या चेंजेस होते हैं। तो लिवर और हार्ट में ज्यादा चेंजेस नहीं पाए गए। तो जहां तक बात है कि उस कोविड के बाद किसी को कोई हार्ट अटैक हो गया या हार्ट फेलियर हो गया, वो बहुत कम लोगों में होता है, वो एक रूटीन में भी हो सकता है। अगर हम अपना वॉक करेंगे, हाइड्रेशन ठीक रखेंगे, तो जो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है, अगर हम वॉक कर रहे हैं और हाइड्रेशन ठीक रखे हैं, तब हमें किसी भी दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। सवाल यह है कि कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक के मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं और लोगों की जान जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दहशत है इस वक्त लोगों में। सीने में थोड़ी भी अगर दिक्कत होती है, दर्द शुरू हो जाता है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। उनके लिए डॉक्टर आलोक अग्रवाल, आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, जिनके भी सीने में दर्द हो रहा है और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उनको जल्दी से जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए कि कहीं कोई हार्ट वेन से रिलेटेड, आर्टरी से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज तो नहीं हो रही है, जो कि इसमें हो सकती है। कोरोना में थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना होने का बहुत डर होता है। कोविड से ठीक होने के बाद क्या डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उन पर खतरा ज्यादा बना रहता है? क्योंकि ब्लैक फंगस के ज्यादातर मामले ऐसे ही केसेस में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, आपकी क्या सलाह होगी? अगर आपको शुगर है और आपको मॉडरेट टू सीवियर या मॉडरेट कैटेगरी की कोविड-19 डिजीज हुई है, तो आपको जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, दैट शुड बी इन द टाइट्रेटेड डोज। ऐसा नहीं हो इरेशनल यूज या हाई डोज आप स्टेरॉइड ले रहे हैं। फर्स्ट। सेकंड, जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका शुगर लेवल बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आप कोविड से पहले अगर आप गोलियां खा रहे थे तो कोविड के दौरान भी आपको गोलियां खानी है। हो सकता है आपको इंसुलिन की डिफरेंट वैरायटीज की 2 या 3 इंसुलिन लेनी पड़े, तो आपको अपना शुगर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। बिकॉज ब्लैक फंगस हो जाता है, बिकॉज ब्लैक फंगस के अंदर सबसे हमारा बड़ा कंसर्न क्या है कि डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लिनिकल सस्पिशन आपको हो रहा है कि मुझे ब्लैक फंगस है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे नाक से काले रंग का पानी निकल रहा है या काले रंग की पपड़ी निकल रही है या चेहरे पे दर्द हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, कोई दांत मेरा हिल रहा है, मुझे आंख से 2 विजन दिख रहे हैं, आंख से धुंधला दिख रहा है या सर में दर्द होता है, तो उसे अपना तुरंत ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन जरूर कराना चाहिए कि मुझे ब्लैक फंगस होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और ये खतरा शुगर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर डेफिनेटली ज्यादा रहता है।
सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी आपको ब्लैक फंगस को लेकर हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से शरीर में फैलती है। अगर वक्त पर इसकी पहचान ना हो तो इसका इलाज असंभव हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जल्द से जल्द इस बीमारी का पता लग सके, जिसके लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल ने ब्लैक फंगस की पहचान करने के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक दिन के उजाले में पूरे चेहरे की गौर से जांच करें, देखें कि नाक, गाल, आंखों के आसपास त्वचा काली और सख्त तो नहीं हो रही। नाक, गाल, आंखों के आसपास त्वचा को छूने पर किसी तरह का दर्द तो नहीं है। टॉर्च की रोशनी से मुंह या नाक के अंदर कालापन और सूजन को देखें। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इस बीमारी के जल्द से जल्द इलाज से ही नुकसान को कम किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त के लिए आपको देते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने पर प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फोटो वाले सर्टिफिकेट को देना शुरू कर दिया है। इसके तहत 18 से 44 साल की उम्र वालों को वैक्सीन लगने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फोटो वाला सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जबकि अभी तक टीकाकरण के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती थी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने देश भर में वैक्सीन के लिए जारी कोविनैक की बजाय 18 से 44 साल की उम्र वालों के टीकाकरण के लिए अपनी वेबसाइट सीजी टीका लॉन्च की है, जिस पर युवा रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद जब युवा वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उन्हें भूपेश बघेल की फोटो वाला सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है छत्तीसगढ़ की सरकार पर। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हर जगह है, लेकिन अब उसकी जगह खुद सीजी टीका के नाम से जो अपना ऐप डेवलप किया गया है उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह तस्वीर, जिसको लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमलावर है। केंद्र में वैक्सीन सर्टिफिकेट में देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर वाला ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में इसको चेंज कर दिया गया है और इसी वजह से बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। पीएम की जगह सीएम भूपेश बघेल की फोटो लगाई गई है, जैसा कि इन दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 18+ के वैक्सीन सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की फोटो हटा दी गई है और उनकी फोटो हटाकर मुख्यमंत्री ने खुद अपनी फोटो लगा दी है। अब सवाल यह है कि आपदा में जो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है मुख्यमंत्री के ऊपर कि आपदा में प्रचार का काम आखिर मुख्यमंत्री की ओर से क्यों किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री की फोटो लग गई है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सीधे टीएस सिंहदेव साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिंहदेव साहब, सीधे बीजेपी का आरोप है कि दरअसल आपदा में अपने लिए प्रचार के अवसर ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी, इसी वजह से प्रधानमंत्री की फोटो हटाकर मुख्यमंत्री ने खुद अपनी फोटो चस्पा दी है। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? जहां तक प्रधानमंत्री जी के फोटो का सवाल है, उसका राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार के बजट से किसी फंड किए गए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के फोटो होने का तो कहीं भी चलन नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी राज्य होगा गुजरात को छोड़े, या मैं नहीं समझता कि बीजेपी शासित कोई राज्य होंगे वो अपने मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगाते होंगे राज्य के कार्यक्रमों में, स्टेट बजट के कार्यक्रमों में, और प्रधानमंत्री जी का लगाते होंगे। वरना हर राज्य में जो राज्य से फंडेड कार्यक्रम है, इसको प्रचार माने, इसको पब्लिसिटी माने, लेकिन हर राज्य की सरकार ये करती आई है। ये होना चाहिए कि नहीं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो राज्यों के स्तर पे हो, एक अलग बात है, उसमें तर्क अलग दिए जा सकते हैं, लेकिन यही चलन रहा है। और मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार अगर फंड कर रही है तो उसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो होगा। स्वाभाविक है कि फोटो होगा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का होगा। 18+ के लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उस पर मुख्यमंत्री की फोटो है, यानी कि 18+ जितने भी लोगों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लग रही है, राज्य सरकार के पैसे से वो वैक्सीन खरीदी गई है और वही लगवाई जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए सीएम की फोटो को चिपकाया गया है? जी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम है तो इसमें प्रधानमंत्री जी का हम फोटो क्यों छापेंगे? अगर हमको फोटो नहीं छापना है कि कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो अपने कार्यक्रम चलाएगी और वो किसी के फोटो नहीं छापेगी, तो हमारे देश का जो एम्ब्लेम है, अशोक चक्र है, केवल वो लगेगा। जो राज्य सरकारें हैं वो अपना स्टेट का मोनोग्राम लगाएंगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में अपने नेता की फोटो लगाती है और पार्टियां रही होंगी, तो मैं समझता हूं वो पार्टियां भी राष्ट्रीय स्तर पे रही होंगी तो उन्होंने किया होगा,
या राज्य स्तर पे रही होंगी तो उन्होंने भी ऐसे ही आचरण किया होगा। तो कोई नई चीज नहीं हो रही है और ये 100% जो राज्य सरकार की फंडेड कार्यक्रम है वैक्सीनेशन की, उसमें ये हो रहा है। तो सीधे वैक्सीन की खरीदारी यानी कि छत्तीसगढ़ में सीधे तौर पर पैसे देकर लेने का काम शुरू किया जा चुका है। केंद्र की ओर से जो वैक्सीन मुहैया करवाई गई है वो वैक्सीन कहां पर है सर, और क्या वो वैक्सीन जब लगवाई जाती है तो उसमें पीएम की फोटो वाली सर्टिफिकेट को आप लोग देते हैं? जी, उसमें पीएम की फोटो निकल रही है और जो लोग वैक्सीन, मैंने खुद लगाई वैक्सीन, कोवैक्सीन मैंने लगाई। मैं 60 साल के ऊपर का हूँ, 68 साल का हूँ, यानी 45 प्लस की कैटेगरी में हूँ। मेरे पास जो सर्टिफिकेट है उसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो है। तो आप बता रहे हैं कि 45 प्लस वालों को प्रधानमंत्री की फोटो वाली सर्टिफिकेट दी जा रही है और 18 प्लस वालों को मुख्यमंत्री की फोटो वाली सर्टिफिकेट को दिया जा रहा है जी। इसके जरिए युवाओं को साधने की कोशिश तो नहीं है मुख्यमंत्री की? ये युवाओं को साधने वाली बात नहीं है। कितने पैसे लगाए, तो जो इकाई प्रशासन की, शासन की जो इकाई अपने बजट के पैसे को लगाती है वो स्वाभाविक तौर पे अपने करती है। प्रधानमंत्री जी अगर इसको फाइनेंस करते तो उनकी फोटो आती। उन्होंने, हम ये कहें कि हम साध रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने क्यों 35,000 करोड़ रुपए बजट में रख के और फिर कार्यक्रम नहीं किया? वो स्वतंत्र थे करने के लिए, उनको करना भी चाहिए था। मैं तो कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई और मैंने उनको ये आग्रह किया कि ये एक जगह से कार्यक्रम चलना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा है और एक जगह से केंद्र सरकार को ही इस कार्यक्रम को चलाना चाहिए। मैंने उसमें ये तो नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का फिर फोटो नहीं छपेगा। ये कार्यक्रम ही राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय स्तर पे ही इसको चलाना चाहिए था, उन्होंने नहीं चलाया। तो अगर पब्लिसिटी की बात है तो वो चूक गए। हमने तो पब्लिसिटी के लिए नहीं किया, हमने तो वैक्सीन लगाने के लिए किया। और जब वैक्सीन लगा के सर्टिफिकेट निकालने की बात है तो स्वाभाविक है कि राज्य के कोष से अगर कार्यक्रम चलेगा तो राज्य के जनप्रतिनिधियों का ही फोटो उसमें आएगा। चूंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि आपदा में प्रचार का अवसर तलाश रहे हैं मुख्यमंत्री और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल राज्य सरकार की ये जो सर्टिफिकेट है इसको लेकर वो खड़े कर रही है। अब ऐसे में मेरा अगला सवाल आपसे ये है, बीजेपी के नेताओं को आप क्या जवाब देंगे? और एक और सवाल, आपने कहा कि डायरेक्टली अब वैक्सीनेशन की खरीदारी की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से हो चुकी है, 18 प्लस वालों को वही वैक्सीन लगवाई जा रही है। आप लोगों ने कितनी खरीदारी कर ली? क्या सुचारू रूप से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और अब छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कहीं कोई किल्लत नहीं है क्योंकि राज्य सरकार सीधे अब खरीदारी कर रही है? तो बहुत बड़ी किल्लत है। कल जो मैंने बैठक का जिक्र किया अभी आपसे, उसी बैठक में मैंने हर्षवर्धन जी से, आदरणीय हर्षवर्धन जी से ये भी कहा कि केंद्र सरकार कितने लोगों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम कर रही है, आबादी कितनी है 45 साल से ऊपर, करीब 27 करोड़ की, और कितनी आबादी है जो 18 साल से 45 साल तक की उम्र की है, 54 करोड़ लगभग। तो 27 करोड़ आबादी को 2 डोज आप लगाते हैं तो 54 करोड़ डोज हो गए। उसमें से 20 करोड़ आप लगा चुके हैं, 34 करोड़ नागरिकों को आपको 45 से ऊपर को लगाना शेष रहा। और 45 से नीचे कितने हैं? 108 करोड़। और वैक्सीन आपने कितनी रखी है? आधी आधी। 34 करोड़ के लिए आधी वैक्सीन और 108 करोड़ के लिए आधी वैक्सीन। तो इसमें भी चेंज करिए, तब फिर वैक्सीन मिलेगी। और जो सुचारू रूप से आपने कहा हम खरीदेंगे कौन सी वैक्सीन अगर वैक्सीन मार्केट में नहीं है, तो हमको तो उतना ही मिलेगा। और एक और क्लैरिफिकेशन कि राज्य में केंद्र सरकार ने ये भी नीति बनाई है कि निजी संस्थाएं ज्यादा रेट देके वैक्सीन खरीद सकती हैं, तो उसमें तो मुख्यमंत्री जी का फोटो नहीं आएगा जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वो संस्थाओं ने डायरेक्ट पैसा लगाया है और वो उपभोक्ताओं से लेंगे, तो उसमें तो किसी की फोटो नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे क्या होता है इस पर रहेगी आज तक की नजर। फिलहाल इन सब के बीच आपको बताते चले, वैक्सीन की कमी की चिंताजनक खबरें यकीनन सामने आ रही हैं। जिले के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि दिल्ली में 18 से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है, लिहाजा वैक्सीन सेंटर बंद करना पड़ रहा है। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारी ने भी सरकार पर हड़बड़ी में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। साल भर पहले जब दुनिया कोरोना महामारी की पहली लहर झेल रही थी तो सबको वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार था। अब वैक्सीन आ गई, लेकिन सबकी पहुंच से दूर है। वैक्सीन सेंटर जाते हैं, कभी वैक्सीन मिलती है, कभी ताला लटका मिलता है। लोग खाली हाथ लौट रहे हैं।
मिसमैनेजमेंट है। केंद्रों के बढ़ानी चाहिए और एक्चुअली जो भी हो इंफॉर्मेशन वो बाहर डिस्प्ले होनी चाहिए। कोविड का टीका लगवाने आई हूँ तो यहाँ पुलिस प्रशासन ने और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि कैंसिल हो गया। रोज परेशान करते हैं। रोज अभी आप बोलते हैं 31 मार्च के पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसका कोई नंबर नहीं आ रहा है। देखो ये क्या फाड़ देंगे इनको। 50 रोज हो गए लगाए, अभी बेकार हो जाएगी। सवाल उठने लगे कि क्या भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पटरी से उतर गया है? क्या भारत कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ वैक्सीन की कमी से भी जूझ रहा है? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पैनिक बटन दबाते हुए साफ कर दिया कि राजधानी में 18 साल के ऊपर वालों के लिए वैक्सीन सेंटर के शटर गिर गए हैं, यानी युवाओं के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो खत्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक खत्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन खत्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है। केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन 22 दिन के अंदर ही राजधानी दिल्ली में मुहिम को रोकना पड़ रहा है, और वो भी वैक्सीन की कमी की वजह से। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 मई से अब तक उसे केंद्र सरकार से युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए करीब 8 लाख डोज मिले थे, जो खत्म हो चुके हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार का दावा है कि केंद्र ने उसका वैक्सीन कोटा भी घटा दिया है। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली, और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली किस तरह तबाह हुई, इसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, और अब तीसरी लहर की आहट भी सुनाई दे रही है। इस बीच वैक्सीन एक उम्मीद बनकर आई, लेकिन जिस तरह से देश की राजधानी में वैक्सीन की कमी होने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे हैं, ये कई बड़े सवाल जरूर खड़े करता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा ने वैक्सीन की सप्लाई में कमी को दूर करने की गुहार केंद्र सरकार से लगाई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, वैक्सीन मिलेगी नहीं तो लगाएंगे कैसे? कम से कम इमीडिएटली 20 लाख डोज दे दो आप, बाकी आती रहेगी, ताकि वैक्सीनेशन का एक काम रुके नहीं। बोर्ड लगाना पड़े, उससे अच्छा है कि स्लोली चला लें। हमने उनको पहले ही साउंड कर रखा है कि राजस्थान में एक दिन में 5,81,000 लोगों को हमने वैक्सीन दी थी, जब हमारे पास वैक्सीन मौजूद थी। राजस्थान में कुल 1,55,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें से 1,24,00,000 को फर्स्ट डोज लगी है और 31,36,000 को दूसरी डोज लगी है। एक्सपर्ट का मानना है कि 8 करोड़ की आबादी में से जब तक 5,60,00,000 लोगों को दोनों डोज नहीं लग जाती है, हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। इस बीच कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने कहा, सरकार ने बिना वैक्सीन की उपलब्धता के पॉलिसी बनाई। WHO की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए था। 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाना था, जिसके लिए 60 करोड़ डोज की आवश्यकता थी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही सरकार ने पहले 45 साल से ऊपर के लिए, फिर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के दरवाजे खोल दिए। सरकार ने ये जानते हुए मंजूरी दे दी कि इतनी वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन हर बार की तरह केंद्र सरकार ने ऐसी किसी कमी से इनकार किया है। केंद्र सरकार का दावा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कोविड का वैक्सीनेशन का जो कैंपेन चल रहा है देश में, इन सब बिंदुओं के ऊपर विशेष रूप से वो सारा हेल्प भी करेंगे, गाइडेंस भी करेंगे,
और हम लोग जितनी भी सहायता भारत सरकार से उसके एंगल से प्लान की जा सकती है उसको प्लान करेंगे। एक एक वैक्सीन की डोज किसी भी मनुष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है, तो हम वैक्सीन वेस्टेज पर उसी तरीके से काम करें। उसमें भी हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि 1 मार्च को अगर हमारे यहाँ वैक्सीन वेस्टेज कोविशील्ड 8% और 17% कोवैक्सीन थी, तो वह घटते घटते अभी 4% और 1% रह गई है। लेकिन भारत में टीकाकरण की गति पर नजर डालें तो वैक्सीन की कमी की वजह से पिछले 2 महीनों में वैक्सीनेशन रेट ऊपर नीचे होता रहा है। जहां अप्रैल की शुरुआत में औसतन 40 लाख डोज प्रतिदिन दिए जा रहे थे, वहीं मई में यह दर घटकर 20 लाख डोज प्रतिदिन पर आ गई। पिछले 126 दिन में देश में अब तक 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 14.4 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है, जबकि 4 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी लग गई है। यानी देश की कुल आबादी के 9.7% को ही अभी वैक्सीन का डोज मिल पाया है। अमेरिका में 58% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। आकलन ये है कि अगर भारत में हर रोज करीब 20 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाए, यानी इस रफ्तार से 90 करोड़ की आबादी को अगले 800 दिनों में वैक्सीन लगेगी। देश में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर लगातार निशाना साधा। राहुल ने लिखा, वैक्सीन कम होती जा रही हैं और कोविड की मौतें बढ़ती जा रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि देश में 420 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की मौत दिल्ली में हुई है। डॉक्टरों की जान क्यों जा रही है, इस पर पूरी रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। लोग तो सिर्फ मास्क पहनने से ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की हालत का अंदाजा लगाइए। कोविड वार्ड में ड्यूटी करते वक्त 6 से 7 घंटे लगातार पीपीई किट पहनकर रहना कितना मुश्किल होता होगा। इस पीपीई किट में 6-6 घंटे इस तरीके से काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं तो खैर इसमें सिर्फ आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक था, लेकिन सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आप डबल ग्लव्स पहने हुए हैं हाथ में, तो हाथों में अकड़न आ जाती है। 2 मास्क हैं जिसमें कि N95 भी है, सांस लेना मुश्किल है, उसके ऊपर से फेस शील्ड भी है और इस पीपीई किट में रहकर बहुत अनईजी फील होता है। कोविड अस्पताल में मरीजों के बीच मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को खुद की रक्षा करनी और साथ ही मरीजों के जीवन को भी बचाना है। लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सामने आम इंसान क्या, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हार मानते दिख रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक कुल 420 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 100 डॉक्टर दिल्ली के हैं, जबकि बिहार के 96 डॉक्टर कोरोना से मुकाबला करते वक्त दम तोड़ चुके हैं। इसी तरह यूपी के 41 डॉक्टरों ने जान गंवाई, आंध्र प्रदेश के 26, असम के 3, पश्चिम बंगाल में 15, गुजरात में 31, गोवा में 2, हरियाणा में 2, महाराष्ट्र में 15 और मध्य प्रदेश में 13 डॉक्टरों की जान गई। पहली लहर में 700 से ज्यादा डॉक्टरों की जान गई थी। It is very painful to note that more than 420 of our modern medical doctors who are working in the front line, who have succumbed to the corona infection, are not with us today. They have served valiantly, saving hundreds of lives. At the end, they will sacrifice their life. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि वो कोर्ट को बताए कि अब तक केंद्र सरकार ने कितने ऐसे मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दिया है, फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन ऐसे वर्कर्स को जो कि पिछले 1 साल में महामारी में अपना काम करते हुए। देश में 12 लाख से ज्यादा डॉक्टर हैं। किसी महामारी से जूझते देश के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। यही वजह है कि देश में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। यानी डॉक्टरों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की ताकत से बहुत बड़ा अंतर आया। लेकिन क्या वजह है कि तमाम सुरक्षा के बावजूद डॉक्टर बड़ी तादाद में संक्रमित हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। हाल ही में देश के 2 बड़े डॉक्टर के.के. अग्रवाल और मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट
डॉक्टर प्रभात कुमार का कोरोना से निधन हो गया। आज तक पर कई डॉक्टरों ने खुद ही बताया कि आखिर मेडिकल स्टाफ में कोरोना का संक्रमण क्यों तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर्स की डेथ इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि कोरोना वायरस का एक्सपोजर उनमें ज्यादा हो रहा है। एक्सपोजर ज्यादा होने के कई कारण हैं, जैसे ड्यूरेशन ऑफ आवर वर्किंग ड्यूरेशन जो कि 8 से 10 घंटे हैं, लाइक जो आईसीयू में काम करते हैं, इंटेंसिविस्ट, एनेस्थेटिस्ट, तो इन लोगों की 8 से 10 घंटे लगातार कोरोना वायरस का एक्सपोजर हो रहा है, जिनके कारण हैवी वायरल लोड इनमें रहता है। वेब में देखा गया कि इवन डॉक्टरों को भी बेड मिलने में दिक्कत हुई है, ऑक्सीजन बेड मिलने में दिक्कत हुई है। डॉक्टरों को भी आईसीयू लेट से मिला, लेकिन किसी को अगर 10 घंटा लेट हो जाता है आईसीयू मिलने में तो उसकी मौत का एक कारण बन सकता है। वो ऑक्सीजन मिलने में भी अगर बहुत देर तक लो ऑक्सीजन पे वो आदमी रहता है तो उसके ब्रेन और लंग दोनों में डैमेज हो जाता है। डॉक्टरों की माने तो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बिना रुके, बिना थके और बिना छुट्टी लिए वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा खस्ताहाल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे चुनौती दोहरी हो जाती है। देश में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर सिर्फ 69,000 अस्पताल हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ 19 लाख नॉर्मल बेड है। देश के सरकारी और निजी अस्पतालों में 94,961 आईसीयू बेड्स हैं। देश के अस्पतालों में कुल वेंटिलेटर्स की संख्या 47,481 है। हालांकि इस संकट काल में अस्थायी अस्पताल और बेड्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन दूसरी लहर में हर तैयारी कम दिखी। मरीजों की संख्या लाखों में थी। जाहिर है आंखों के सामने मरते मरीजों को देखकर मेडिकल स्टाफ भी भारी दबाव में काम कर रहा है। यानी वायरस के संक्रमण के साथ साथ डॉक्टर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से भी जूझ रहे हैं। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी, मुंबई से पंकज खेलकर के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉगिन करके तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए उससे जुड़ सकते हैं।